नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। पूर्व में हमने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में स्मरण किया जाता है और मार्क्स के दर्शन ने न केवल संपूर्ण पाश्चात्य जगत में बल्कि विकासशील देशों में भी अपनी एक अलग ही छवि बना दी और जन समुदाय को झकझोर दिया। 20वीं शताब्दी में मार्क्स के विचारों ने दुनिया को जितना आलोकित किया उतना संभवतः किसी और विचारक ने नहीं। आज हम मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था का आलोचक था, वह साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था का समर्थक। मार्क्स ने माना कि समाज का जो आर्थिक ढांचा है वह समाज के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कानूनी ढांचे को निर्धारित करता है। मार्क्स ने आर्थिक आधार में मुख्यतः उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों को शामिल किया और उसी के आधार पर मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन भी। वेपर के अनुसार मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की अवधारणा का विशिष्ट महत्व है। उसका यह सिद्धांत उसके इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर ही आधारित है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को ही सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता था और इसी के आधार पर उसने अपना जो व्यवस्था का विभाजन है, उसने व्यवस्थाओं को जो 6 प्रकार में आदिम साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, दास व्यवस्था, इसी के आधार पर उसका क्रम विभाजन किया था उसने। और मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा था कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वास्तव में मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद का ही देन है। मार्क्स ने माना कि वर्ग संघर्ष हमेशा समाज में विद्यमान 2 परस्पर विरोध वाले विचारों में होता है और इन वर्गों का जो आधार होता है वो आर्थिक होता है। इनमें से एक वर्ग तो आर्थिक सत्ता प्राप्त कर लेता है और दूसरे वर्ग के पास में आर्थिक सत्ता नहीं होती, अर्थात वह केवल शारीरिक श्रम करता है। मार्क्स ने माना कि हर युग में इन दोनों वर्गों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहता है। पहला वर्ग सदा ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है और समाज में शोषक और शोषित ये 2 वर्ग आपस में संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा है। अब मार्क्स ने वर्ग से तात्पर्य भी स्पष्ट किया है कि वर्ग से आखिर हम समझते क्या हैं। मार्क्स ने लिखा कि वर्ग व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। इसी आधार पर मार्क्स ने कुछ समूह बताए हैं जो आर्थिक हित पर आधारित होते हैं, जैसे मील मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। संघर्ष से तात्पर्य मार्क्स ने क्या बताया कि संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है बल्कि इसका अर्थ असंतोष और आंशिक असहयोग करना है। इस प्रकार मार्क्स ने संघर्ष का अभिप्राय यह बताया कि समाज में एक वर्ग ऐसा होता है जिसकी आवश्यकता पूरी नहीं होने पर वह असंतुष्ट रहता है और इसी असंतुष्ट को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों जैसे असहयोग, हड़ताल, अनशन आदि के द्वारा व्यक्त करता है और जब यह असंतोष उसके लिए असहनीय हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर वह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है और इसमें शोषित वर्ग की विजय और शोषक वर्ग का पतन अवश्यंभावी है। मार्क्स ने माना कि समाज का जो विकास है वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर नहीं होता बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज का क्रमिक रूप से विकास होता है। मार्क्स ने वर्गों को 2 भागों में बांटा, पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग, श्रमजीवी या सर्वहारा वर्ग। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों एक दूसरों की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में सामान्यतः परस्पर विरोध होता है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है और इनके हितों के विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है और यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है।
इस कारण प्रत्येक समाज में हमेशा वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आधुनिक पूंजीवादी युग में भी मार्क्स ने वर्ग संघर्ष माना है और पूंजीवादी समाज का सबसे अधिक उत्पीड़न वर्ग होने के कारण सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी बनता है। मार्क्स ने प्रत्येक वर्ग संघर्ष को एक राजनीतिक संघर्ष का नाम दिया है। वर्ग संघर्ष की मार्क्स की जो भावना है वह पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है। मार्क्स कहता है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी, कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुआ है। इसलिए अब तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई है उनमें इतिहास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया। इस विवेचन के बाद में वर्ग संघर्ष के संबंध में मार्क्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवादी अपनी कब्र स्वयं खोदता है और पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स ने कहा कि इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही अवश्यंभावी है। इस प्रकार हम मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मार्क्स ने माना कि उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। दूसरा, समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, न कि आपसी सहयोग के। तीसरा, समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। चौथा, जब तक वर्ग में चेतना अथवा वर्ग संगठन न हो तब तक वर्ग संघर्ष तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ता। पांचवा, वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं जिसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के निष्कर्ष के बाद में हम इसमें कुछ कमियां भी देखते हैं। जैसे मार्क्स का ये सिद्धांत जो है संघर्ष पर अत्यधिक बल देता है। मार्क्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, जबकि हम ये देखें कि समाज में संघर्ष के साथ साथ सहयोग की भावना भी विद्यमान रहती है। नंबर 2, वर्ग की अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा मार्क्स के द्वारा दी गई है। वर्तमान समय में हम मजदूरों और पूंजीपतियों के दो स्पष्ट वर्ग देखते हैं, लेकिन आज उद्योगों में काम करने वाले अनेक मजदूर कंपनियों के शेयर के खरीदार बन जाते हैं। अतिरिक्त मूल्य के रूप में लाभ ग्रहण करने वाले पूंजीपति बन जाते हैं और इनका स्पष्ट विभाजन मार्क्स ने नहीं किया है। मार्क्स ने समाज में अगली आलोचना ये देखी गई कि मार्क्स ने समाज में सिर्फ दो ही वर्ग माने, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक, जबकि मार्क्स ने एक तीसरे वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि आते हैं, उस वर्ग की निरंतर उपेक्षा कर दी, जबकि समाज में इस वर्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मार्क्स की जो क्रांति की धारणा है वह भी पूर्णतः गलत सिद्ध हुई। मार्क्स ने कहा कि वर्ग संघर्ष के कारण श्रमजीवी क्रांति, जिसको मार्क्स ने माना स्पष्ट किया था, ये क्रांति अवश्य हुई, लेकिन वहाँ हुई जिसकी इसकी संभावना बहुत कम थी। और मार्क्स ने जो क्रांति बताई उससे ये क्रांति भी पृथक हुई। मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी उसका भी वैज्ञानिक आधार नहीं था। मार्क्स ने ये लिखा था कि श्रमजीवी वर्ग की अंतिम विजय और उसके अधिनायकवाद की स्थापना की जाएगी, लेकिन मार्क्स की इस घोषणा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक विशिष्ट महत्व है। मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास की वर्ग हितों के आधार पर व्याख्या की। पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स की यद्यपि कई भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई, लेकिन पूंजीवाद के विकास की धारा लगभग वैसी ही रही जैसा कि मार्क्स ने बताई। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत श्रमजीवी वर्ग के लिए महान प्रेरणा का स्रोत भी रहा, क्योंकि इसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग की विजय अवश्यंभावी बताई गई। अगर हम मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को देखें तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वह अस्त्र है जिसने विश्व मानवता के बहुत बड़े भाग में प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। आज पूंजीवादी देशों में श्रमिकों की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जितने भी उपक्रम हुए हैं, जितने भी प्रयास हुए हैं, उनको प्रेरित करने में मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने अप्रत्यक्ष रूप से
भूमिका का निर्वहन किया है।